नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है और इसके त्योहार न केवल आस्था और एकता के जीवंत उत्सव हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, ओणम, रामनवमी, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को देश में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में गिना जाता है। दिवाली की रंगीन रोशनी से लेकर पोंगल के फसल उत्सव तक भारतीय त्योहार विभिन्न क्षेत्रों में भारी आर्थिक गतिविधियों के लिए सुनहरे अवसर पैदा करते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली शायद इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। शुरू में धार्मिक और सामाजिक कारणों से मनाई जाने वाली दिवाली अब अरबों डॉलर का व्यवसायिक अवसर बन गया है, जिसमें लोग नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट पर खर्च करते हैं। इसी तरह रंगों का त्योहार होली एक और महत्वपूर्ण घटना है, जो रंगों और मिठाइयों से लेकर यात्रा और हॉस्पिटैलिटी तक विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री को बढ़ावा देती है। 2024 में भी भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों पर इन त्योहारों का प्रभाव न केवल बढ़ा है, जिससे अवसर और चुनौतियां पैदा हुई हैं, जो एक व्यवहारिक सबक भी हमें दे रही हैं। क्योंकि भारत में त्योहारों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी रीति रिवाज और आर्थिक योगदान है। परंपरागत रूप से त्योहार पहले सामुदायिक बंधन, उपहार देने और खरीदारी का समय हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वाणिज्य और पर्यटन के प्रमुख चालक बन गए हैं। त्योहार और पर्व एक तरह से एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, अर्थशास्त्र की ओर इशारा करते हैं। 2024 में भारतीय त्योहारों से $75 बिलियन का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो खुदरा, ई कॉमर्स, आतिथ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अखिल भारतीय व्यापारियों की परिसंघ की रिपोर्ट है कि अकेले दिवाली के दौरान खुदरा क्षेत्र में लगभग $15 बिलियन की वृद्धि देखी जाती है, जिसमें अनुमानित 200 मिलियन लोग त्योहारी खरीदारी में शामिल होते हैं। 2023 में अगर दिवाली की बात करें तो भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई। प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की। त्योहारी सीजन मेगा ऑनलाइन सेल का पर्याय बन गए हैं, जिसमें छूट की पेशकश की जाती है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर घरेलू उपकरणों तक सब कुछ खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। यानी एक तरह से हम देखें तो जो वार्षिक वृद्धि होती है इन ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसका लगभग 40% हिस्सा त्योहारी सीजन में होता है और खासकर दीपावली के दौरान होता है। मुद्दा आपका में समझेंगे त्योहारों का अर्थशास्त्र और हमारी अर्थव्यवस्था और इसके असर को जानेंगे, इससे जुड़े अलग अलग पहलुओं को भी। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमन अग्रवाल, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अमन अग्रवाल। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर अनीश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनीश गुप्ता जी। डॉक्टर अमन अग्रवाल, शुरुआत में आपसे करूंगी और थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप समझाएं, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, भारतीय जीडीपी की बात करते हैं, जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं, किस तरह का उछाल, किस तरह की तस्वीर त्योहार पेश करते हैं हमारे सामने? देखिए, जो हिंदुस्तान तो वैसे भी त्योहारों का देश है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो दुनिया में कोई धर्म हो जो यहाँ पे नहीं हो। तो इसलिए जो लोग हैं वो अपने धर्मों के त्योहारों को बहुत अच्छे से, खुशी से मनाते हैं। और खुशी से मनाने का मतलब होता है कुछ ना कुछ सामान देना, कुछ ना कुछ खरीदारी करना। एक तरीके से बहुत बड़ा एक कारोबार उसके वजह से जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट होता है। लोग एक घर से दूसरे घर अपने जो जानकार हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके यहाँ जाते हैं। त्योहारों के समय छुट्टियां बनाने जाते हैं, पूरे साल वेट करते हैं कुछ त्योहारों की। तो जो अगर आंकड़े देखे जाएं, काफ़ी सारी रिसर्च स्टडी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों में, तो भी ऐसा देखा गया। बट वहाँ पे त्योहार इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने हिंदुस्तान में होते हैं। तो पूरे साल भर में ही इतने त्योहार हैं कि करीबन अगर हम जीडीपी बूस्ट को ही देखें, करीबन 35 to 40% जीडीपी बूस्ट जो है वो जो हमें ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलता है, जो रेगुलर ग्रोथ है वो नहीं, जो ग्रोथ फैक्टर हमें जीडीपी के अंदर देखने को मिल रहा है उसमें का उसका 35% जो है वो त्योहारों की वजह से ही आता है, जो हमें मार्केट में देखने को मिलता है। वो लोकल बिजनेस भी सपोर्ट करते हैं, टूरिज्म भी सपोर्ट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, इवन काफी हद तक अब रियल एस्टेट को भी लोग सपोर्ट करने लगे हैं। क्योंकि पहले तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय देशों में देखते थे कि जो है कोई दुबई में खरीद रहा है, लंदन में खरीद रहा है प्रॉपर्टी। अब तो हिंदुस्तान में भी जो लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा अब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम खरीद लेते हैं, परिवार आके मिल सकेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी अब इतने आसान हो गए हैं कि कोई भी कहीं पे है अब वो सामान खरीद सकता है। तो इस वजह से ई कॉमर्स में भी एक्टिविटी में ग्रोथ देखने को मिली है। तो मेरे विचार में त्योहारों का जो कंपोनेंट है, कंट्रीब्यूशन है,
किसी भी देश और स्पेशली हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे इतने त्योहार हैं, इतने सारे धर्म हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा है। अनीश गुप्ता जी, बड़े फैक्टर्स क्या हैं, क्यों इतना बूम देखा जा रहा है और साल दर साल ये बढ़ रहा है? अ, मेरे ख्याल से सबसे पहला रीजन तो ये है कि भारतीय लोगों का प्रभाव पूरे विश्व में पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि अब भारतीय लोगों की संख्या आप विश्व के सभी विकसित देशों में देख सकते हैं कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और इन्होंने फेस्टिवल को एक ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है। और साथ ही इस रिजीम में हम पिछले 5-10 सालों से देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के भी एक प्रभाव है कि जिन्होंने भारतीय त्योहारों को, भारतीय हेरिटेज को आगे तक बढ़ाया है। तो मुझे लगता है ये सब काफी बड़े रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम लोग के त्योहारों को अब पूरे विश्व में महत्व दिया जाने लगा है। एक और फैक्टर मैं यहाँ पर मानता हूँ कि हमारे देश में त्योहारों की वैरायटी बहुत अच्छी है। तो उस वजह से, जैसे पोंगल एक त्योहार है केरल के अंदर, तो नॉर्थ इंडिया से लोग पोंगल के समय केरल की तरफ जा रहे हैं घूमने। उस समय पोंगल नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं मनाया जा रहा, लेकिन उस समय ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन दिवाली है, उस समय काफी लोग साउथ से नॉर्थ इंडिया दिवाली देखने आ रहे हैं, दिवाली मनाने आ रहे हैं काफी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस सब आवाजाही की वजह से भी मुझे लगता है कि हमारे त्योहारों की महत्ता और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर अमन अग्रवाल, आप लोगों ने बड़े फैक्टर्स पे बात की, किस तरह का प्रभाव है, कितना प्रभाव है, हमने उस पर बात की है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, क्योंकि हाल फिलहाल हमने मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया है और हाल फिलहाल हमने देखा है कि जो बाजार चीनी सामानों से पटे रहते थे, अब किस तरह से लोग उनको नकार रहे हैं और जो भारत में बने सामान हैं उनको ज़्यादा खरीदारी हो रही है। मैं थोड़ा समझना चाहूँगी कि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसका कितना बड़ा रोल है इस समय भारतीय बाजारों पर, साथ ही जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन्हें लेकर अगर बात करें और उन्हें भी कहीं ना कहीं त्योहारों में ज़्यादा बूम देने की बात करें, तो तस्वीर कैसी नज़र आती है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी है। अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर को देख के चलें, जो हिंदुस्तान में जो एक आम आदमी, एक कारीगर जो है हैंडीक्राफ्ट बना रहा है या बड़े बड़े शहरों में भी चीज़ें बन रही हैं, वो उसका एक्सपोर्ट जो है चलन उसका बहुत तेज फैला है। कुछ जो डेटा आए थे पिछले साल के दिवाली के सीजन के, अगर मैं बताऊं तो करीबन 6.5% एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट देखने को मिला। दिवाली के अंदर करीबन 4 लाख करोड़ के करीब जो है एक्सपोर्ट हुआ है। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, यूएई है, इन जैसी कंट्रीज के अंदर ही, सिर्फ मैं पूरे ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये 3 कंट्रीज को का जो डेटा है उनके बेसिस पे उसमें करीबन 4 लाख करोड़ के करीब जो है इंक्रीज हुआ ट्रेडिशनल गुड्स जो है सप्लाई करने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही बात करी कि सिर्फ इन ये जो हम सामान बनता है इन त्योहारों के समय पे, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे वो दिए हो, चाहे वो जो है मिठाई जो चीजें दी जाती हैं, खान पदार्थ दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, इनकी चीज हो, वो सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं दे रहा है, हिंदुस्तान के बाहर भी जो है हिंदुस्तानी दे रहे हैं और वहां पे भी चलन बढ़ता जा रहा है। और जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा, जो ये जो ट्रेडिशंस हैं बाहर के देशों में भी अब वो चलन बनता जा रहा है, बिकॉज योगा के प्रति बड़ी चीजें, हिंदुस्तान की लाइफस्टाइल के प्रति बड़ी, कि यहाँ पे देखे कि कैसे जीवनता अच्छी चल रही है एक नेचुरल लिविंग की तरफ। तो हिंदुस्तान के लिए अब उनकी जो रुझावना है उन वहां से सामान लेने के लिए, और बाकी सारे देशों ने भी, अब वहां की एम्बेसीज ने, वहां के लोगों ने जो हिंदुस्तान वहां पे गए हुए हैं, एक कल्चरल ग्लोबल एक्टिविटी बनानी शुरू कर दी है, वहां पे भी त्योहार सेलिब्रेट करने शुरू कर दिए हैं। और इस वजह से भी काफी हद तक जो एक्सपोर्ट्स में बूस्ट है हमें देखने को मिला है। हिंदुस्तान में तो जैसे मैंने बताया इतने सारे रिलीजन्स हैं, सारे रिलीजन्स हैं, कोई दुनिया में मेरे विचार में ऐसा जो है रिलीजन नहीं होगा जो हिंदुस्तान में नहीं है, चाहे उसका कम लोग हों पर है सभी। तो उनके अपने अपने फेस्टिविटीज हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स बनाते हैं, और भारत देश वो फेस्टिवल्स प्रांतों के हिसाब से भी बनाता है और रिलीजन्स के हिसाब से भी बनाता है। तो मेरे विचार में एक ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है जो कल्चर से लिंक करके बूस्ट करता है इकोनॉमी को, और उसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ टैक्स, सिर्फ कंजम्पशन सप्लाई पे नहीं, कि कंजम्पशन बढ़ रही है हमारी, बट उसका इम्पैक्ट जीएसटी कलेक्शन पे भी होता है। बिकॉज ज्यादातर चीजों में आप जो सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हर एक चीज तो जीएसटी फ्री नहीं है, चीजों में जीएसटी है, पैक्ड
फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जीएसटी होता है, जो ओपन फूड प्रोडक्ट्स है उनमें नहीं है, पर जो पैक्ड है उनमें होता है। तो इसलिए जो जीएसटी का कलेक्शन भी है हमें एक तेजी से बढ़ता हुआ इन पीरियड्स में, जब त्योहारों के पीरियड्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, पोंगल हो गया, इस तरीके और जो त्योहार हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ग्लोबली जिस तरह के असर की हम बात कर रहे हैं अनीश गुप्ता जी, हम कैसे इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनको किस क्या आगे किए जाने की ज़रूरत है ताकि जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, जो भारत में पर्यटन की संभावनाएं हैं, फेस्टिवल से जुड़े हुआ पर्यटन, उसको और बढ़ाया जा सके। साथ ही हम एक तरह से देखें तो किस तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसके साथ पैदा होती हैं अगर हम ग्लोबली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहें तो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और जैसे अमन सर ने भी बताया कि हिंदुस्तान में जितने धर्म हैं उतने विश्व में शायद किसी देश में इतने धर्म होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर धर्म के त्यौहार पर यहाँ पर छुट्टी की व्यवस्था भी है, या RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। लेकिन इतना, अगर आप मान लीजिए, मुझे याद है कि आज के 15 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में था, तो वहां पर दिवाली पर कोई छुट्टी नहीं मिली हमें। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें किसी भी धर्म के त्यौहार के लिए छुट्टी जरूर मिलती है। और यही एक रीजन है कि यहाँ पर किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए लोगों का आना जाना आराम से हो सकता है। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को बढ़ाया जाए, तो ये हम कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि अलग अलग सिटी के भी अपनी अपनी कल्चर है, त्यौहार के अलावा भी। आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, बनारस की अपनी एक कल्चर है। तो बनारस की कल्चर के तमिल के साथ क्या रिलेशन है, ये पहले लोगों को पता ही नहीं था। अब जब से वो तमिल फेस्टिवल शुरू हुआ है, बनारस तमिल संगम जो फेस्टिवल शुरू किया गया है, उससे काफी लोगों को पता चला और देखा कि कितने तमिलियंस वहां आने लगे, और काफी सारे बनारस के लोग तमिल जाने लगे हैं। और काफी कम लोगों को पता है कि तमिलनाडु के अंदर भगवान शिव की जो पूजा की जाती है, तो वहां भी बिल्कुल ऐसे कि ऐसे चारों धाम माने जाते हैं। और वो चारों धाम भी बिल्कुल वैसे ही लोग परिक्रमा देने जाते हैं और वैसे ही फेस्टिवल मनाने जाते हैं जैसे हम लोग बनारस में करते हैं, या हम बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की यात्रा करते हैं। तो ये कल्चरल कनेक्शन बहुत हाई है। लेकिन पिछले कुछ समय में एक अच्छी बात ये हुई है कि हम लोगों ने उन कल्चरल कनेक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया है। पहले बहुत सारी चीजें हमारी स्मृति से चली गई थी और हम लोगों को पता नहीं था। अभी जैसे सर ने भी जब आपने प्रश्न किया मेक इन इंडिया वाला, तो आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया तो आज हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हमारे त्योहारों का पर्पस ही ये था कि लोकल लोगों को, लोकल फेस्टिवल्स को बढ़ावा मिले। हमेशा से यही पर्पस रहा है। छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल, हम आमतौर पर उन्हीं वस्तुओं को परचेज करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जिन चीजों की हमें जरूरत हो। लेकिन दीपावली का त्यौहार ऐसा है जिस पर हम उन चीजों को जरूरत परचेज करने लगते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसको खरीदने से उस दुकानदार की जरूरत पूरी होती है। आप देखेंगे कि हर कोई शॉपिंग करता है दीपावली में, और कुछ ना कुछ घर को सजाने के लिए जरूर खरीद के लाता है। इसलिए मुझे ये बहुत यूनिक प्रैक्टिस लगती है कि देश के अंदर अगर इंटरनेशनल लोगों को भी इन फेस्टिवल से अवगत कराना है, तो हर सिटी में जो भी हमारी कल्चर है, अलग अलग, ये दिवाली तो बहुत बड़ा त्यौहार है, छोटे छोटे त्यौहार हैं अलग अलग छोटे छोटे सिटीज में, उन सब की स्टोरीज भी हमें आगे लानी चाहिए। और उन सब के ऊपर मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इन सब के ऊपर कुछ प्रोग्राम भी बनाने चाहिए कि अलग अलग सिटी के त्योहारों को लेकर, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। डॉक्टर अमर अग्रवाल, मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और चाहूँगी, थोड़ा और हम गहराई से समझें, क्योंकि भारत जो सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, सांस्कृतिक संपन्नता हमारे पास है, उसे सबसे आगे लाकर हम कैसे भारत को एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? क्या किस तरह का और आगे हमें उद्देश्य और आकांक्षाएं लेकर चलनी होंगी? इसमें बहुत सारे क्योंकि पहलू हैं जो शामिल हैं, वो खाद्य संस्कृति हो, संगीत हो, नृत्य हो, फाइन आर्ट्स हो, सिनेमा हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, फेस्टिवल से जुड़ा पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो। इन सभी पहलुओं को त्योहारों के दौरान भारत में किस तरह से और प्रोत्साहित किया जा सकता है? आज इसकी कैसे ज़रूरत है? कैसे हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं और सिस्टमैटिक कर सकते हैं ताकि देश के नागरिकों में भी इन त्योहारों के प्रति उत्साह बढ़े और इनको मनाने का जो पैमाना हो उसे भी बढ़ाया जा सके और विदेशी पर्यटक भी हमारी तरफ आकर्षित हों? तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसे लेकर? मैं कहना चाहूंगा, पहली चीज तो अगर हम इन समय पे देखें, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में
ये पिछले 2-3 साल से देखा गया। एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ही सेल जो है करीबन 20 से 25% इंक्रीज होती है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विटनेस करती है और डेटा देती है, उसमें करीबन 40 से 45% वृद्धि देखने को मिलती है अक्टूबर नवंबर के महीनों में। तो इससे दिखाई देता है कि सेल बढ़ रही है। जो आपने प्रश्न किया वो बहुत जरूरी है। देखिए, हमने अभी तक पिछले काफी सारे दशकों में देखा टूरिज्म को अलग अलग तरीके से बढ़ते हुए अलग अलग देशों में। हिंदुस्तान में पिछले 15-20 सालों में हेल्थ टूरिज्म के ऊपर बहुत चर्चा हुई, योगा की वजह से और चीज़ों की वजह से, यहाँ पे जो आयुर्वेदिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी वजह से जो है हेल्थ टूरिज्म आया। बट हमने अभी तक फेस्टिवल टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया, ना ही हमने जो आपके कारीगर हैं उनके टूरिज्म को, उनके काम को। अगर मैं जाऊं वेनिस में जाऊं इटली के अंदर, वहां पे वो किसी से पूछो टूरिज्म डिपार्टमेंट से आके, वो कहते हैं यहाँ पे हम ग्लास से एक चीज बनाते हैं। स्वीडन में जाऊं तो कहते हैं हम यहाँ पे ग्लास से बनाते हैं। वहां पे वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपने देखा होगा, कभी टेलीविजन में देखा होगा, कहीं जगह टमाटर की बड़ी फसल होती है यूरोप में, तो वहां पे टमाटरों का फेस्टिवल होता है जहां पे टमाटर लोग उसको बनाते हैं। उससे इसी तरीके से जो अंगूर हैं उनसे वाइन बनती है, तो कुछ जगह वाइन फेस्टिवल होते हैं। दुनिया भर से लोग उनके, हिंदुस्तान की बॉलीवुड की पिक्चरों में भी कुछ उन टाइप के फेस्टिवल्स का यूरोप में जिक्र किया गया है। तो जब ऐसे देश ये छोटी छोटी चीजें जिनका कोई हिस्टोरिकल तात्पर्य नहीं है, जो कोई इनका कोई एक कल्चर से रिलेशन नहीं है, बट क्योंकि वहां पे वो कमर्शियल नेचर एक्टिविटी है, वाइन बनाना है या टमाटो बनाना है, उससे वो उसको त्योहार की तरह बना रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हम जो इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इनको क्यों ना हम इंडियन एम्बेसीज के थ्रू, इंडियन कल्चरल काउंसिलेट्स के थ्रू, सिमिलरली जो चेंबर्स हैं हमारे, वो वहां पे टाई अप करके डेलीगेट्स वहां से लेके आए जो दिखाएं। जो हमारे आर्टिजियंस हैं, अब डायमंड के अंदर हम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं डायमंड के। हम पैदा नहीं करते, पर जो गार्निशिंग करनी होती है सबसे ज्यादा गुजरात में होती है, उसकी गार्निशिंग जो है हिंदुस्तान करता है। एक्सपोर्टर भी सबसे लार्जेस्ट है। तो हम क्यों ना लोगों को लेके आए कि एजुकेशन ले, ट्रेनिंग ले यहाँ पे आके। तो इस तरीके से टूरिज्म जो है बढ़ाया जा सकता है। इसमें मेरे विचार में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनको, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को हाथ मिलाने चाहिए। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भी हाथ मिलाने चाहिए, बिकॉज हम एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फॉलो कर रहे हैं, जिसके दाम 4 गुने हैं मार्केट के अंदर, 5 गुने हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। और कुछ एक्टिविटीज हरियाणा, पंजाब, केरला, साउथ से 2-3 और देश हैं वहां से हो रही है, कुछ इधर नॉर्थ ईस्ट से भी हमें देखने को मिला, कुछ कंट्रीज ने कोलैबोरेशन की, पर वो बहुत कम है। हमारे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर भारत सरकार की तरफ से कुछ इसमें महत्वता दी जाए, जहां पे कुछ एक्टिविटीज की जाएं, जो इंडियन दूतावास बने हुए हैं अलग देशों में, वहां पे वो थोड़ा सा प्रमोट करें, जैसे बाकी देशों के दूतावास हिंदुस्तान में प्रमोट करते हैं और टूरिज्म करते हैं। कुछ ट्रैवल टूर्स के एजेंसीज हैं, उनको प्रमोट किया जाए, तो मेरे विचार में हिंदुस्तान का कल्चर भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान का ट्रेड भी बढ़ेगा, और जो हम पोटेंशियल, अभी मैंने आपको बताया 35% जो इंक्रीज होता है जीडीपी के अंदर, उसका वो हम उसको करीबन 50-60 पे लेके जा सकते हैं। इतनी क्षमता है हमारे अंदर। और उससे सिर्फ जीडीपी ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ या जीएसटी ग्रोथ नहीं होगी। मेरे विचार में जो सबसे बड़ी ग्रोथ और इंपॉर्टेंट ग्रोथ है वो ग्रास रूट लेवल, मतलब सबसे नीचे तबके को एम्प्लॉयमेंट देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। जो इन चीजों से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो एक आम आदमी तक सबसे पहले पहुंचता है, सरकार तक बाद में पहुंचता है। बड़ी बड़ी चीजों से जो हम डिफेंस के एग्रीमेंट किए या तेल के एग्रीमेंट किए या हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का किया या आईटी का किया या ईवी का किया, उससे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको बेनिफिट पहुंच के फिर एक आम आदमी को रोजगार मिलता है। पर अगर हैंडीक्राफ्ट को ग्रो करें, फेस्टिवल्स को ग्रो करें और चीजों को, एग्रीकल्चर को ग्रो करें और इस तरीके से टूर्स बनाएं कि वहां पे लोग देखें कि हिंदुस्तान में गांव में लोग कैसे रहते हैं, 100 साल 110 साल की उम्र कैसे जी रहे हैं, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे 90 साल का आदमी औरत जो है किसान खेती कर रहा है। मेरे विचार में एक बड़ा यूनिक मॉडल रहेगा और इससे हमारे जो आम आदमी है उसको एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली हिंदुस्तान को ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिल्कुल। इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे अनीश गुप्ता जी, क्योंकि हम जब इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हर एक को साथ लेने की बात करते हैं, तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं या ऐसे जो तबके हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूटे हुए हैं, उन्हें भी हम साथ लेकर त्योहारी सीज़न में चल पाएँ, वो भी त्यौहार को इतना मना भी पाएँ और उससे फ़ायदा भी ले पाएँ, मुनाफा भी कमा पाएँ। कैसे हो सकता है? सर ने बहुत अच्छे से बताई ये बात। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि आप सिर्फ अब हमारे सामने दिवाली फेस्टिवल है, आप इस दिवाली फेस्टिवल में ही देख लीजिए, इसमें आम तौर पर केवल बड़े बड़े लोगों की इनकम नहीं होती है। आप
पेंटर को देखिए या मैसोन को देखिए जो मजदूरी करता है, हर लोग जिनको भी अपना कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम करवाना है, वो सोचते हैं दिवाली से पहले पहले पूरा करवाना है। हर घर अपने घर में पेंट करवाने का काम शुरू करता है तो दिवाली के समय ही करता है। इवन आप बहुत छोटे जो समाज में माना जाता है, कबाड़ी, आप कबाड़ी की भी इनकम अगर आप देखेंगे तो वो भी इसी पीरियड में सबसे ज्यादा इनकम बताएगा, क्योंकि अधिकतर लोग अपना सारा सामान निकाल कर सफाई करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो उन्हें लगता है कि यूजफुल नहीं है उन्हें निकालना चाहिए। तो ये केवल इनकम इन्हीं लोगों की नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े कंपनीज की बात करें या फिर ई कॉमर्स की बात करें, बहुत ही छोटे छोटे लेवल के लोगों तक की भी वही इनकम है। डॉक्टर अमन अग्रवाल, इसके अलावा अब बात होगी एक तरह से सस्टेनेबल सेलिब्रेशंस की, क्योंकि हमें साथ ही साथ पर्यावरण का ख्याल भी रखना है। कैसे हम क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि जो भारतीय त्यौहार हैं उसका जो वेस्टेज है वो कम हो, एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर पाएँ, इसके लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात करी है। दोबारा मेरे विचार में हिंदुस्तान और इस सरकार ने पिछले 4-5 सालों में, खासकर 4-5 सालों में बहुत काम किया है इसके ऊपर। अगर हम देखें, रेलवे स्टेशन पे भी अब कुल्हड़ के उसमें चाय मिलनी शुरू हो गई है पिछले 5-6 सालों से। वो पहले प्लास्टिक के अंदर या कागज के कपों में मिलती थी, अब वो चीज बंद हो गई है। प्लास्टिक का चलन कम किया है। अगर हम देखें, जो पिक्चरें हैं, कल्चर्स हैं, ड्रामाज हैं और हमारी जो फेस्टिविटीज होती हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, कोई और पूजा हो, उसमें ज्यादातर गृहिणियां जो हैं फूलों के बने मालाएं, फूलों के बने आभूषण पहनने लगे हैं। जो रामलीलाएं होती हैं उनमें ज्यादातर बच्चे जो हैं, जो रामलीला कर रहे होते हैं, वो भी फूलों की बनी जो है आभूषण पहनते हैं। अब जो है, अगर हम इसी तरीके से ट्रेंड्स को लेके चलें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेरे विचार में भारत सरकार को एक डायरेक्शन बॉलीवुड को भी देनी चाहिए। पहले बीच में कुछ समय था जब बॉलीवुड ने भी ऐसा करना शुरू किया। अगर कुछ वो ऐसी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करें अपनी मूवीज के अंदर जो वर्ल्ड में देखी जाती हैं, तो हम देखेंगे कि जो एक इको फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, हिंदुस्तान के भी लोग हैं वो भी फॉलो करेंगे और बाहर के लोग भी फॉलो करेंगे, ये देखते हुए कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती हैं, हम सुंदर भी लग सकते हैं, इससे और बढ़िया लग सकते हैं। और कोई जब पैसा खर्च करना चाहता है, वो आदमी कहता है कि मैं 2 रुपए का जो है 2 चीज कम खा लूंगा, पर मैं अगर अच्छी चीज खाऊंगा, मेरे पास है पैसा तो मैं करूंगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट देखें तो उसने भी इस बार कहा है कि जो हिंदुस्तान की ग्रोथ है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पिछले 3-4 सालों से, कोविड के बाद से नहीं है, 2025 में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने की उम्मीद है। अभी वर्ल्ड बैंक की, IMF की एनुअल मीटिंग हुई पिछले महीने अगस्त के अंदर, अगस्त सितंबर में, तो उसमें भी उन्होंने क्लियरली कहा, अक्टूबर के बिगनिंग में भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने क्लियरली कहा कि करीबन 4.5% 25 के अंदर हमें देखने को उम्मीद है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के अंदर कंसिस्टेंट, स्टेबल और सस्टेनेबल चल पा रहा है, और वो सस्टेनेबल इसलिए चल पा रहा है कि जो हमारा ग्रोथ है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, लोगों से आ रहा है, लोगों के काम करने से आ रहा है, बाहर से सस्ता सामान खरीद के या बाहर के सामान को खरीद के लोगों को देने से नहीं आ रहा है। और इस सरकार ने मिठाइयां भी नहीं बांटी पिछले 4-5 सालों में, एक ये भी फायदा रहा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। तो ठीक है, थोड़ा ग्रोथ कम देखने को मिल पा रहा है बहुत समय से, बट वो ग्रोथ कंसिस्टेंट है और स्टेबल है। मेरे विचार में अगर भारत की संस्कृति को, भारत की चीजों को, अब मैं जैसे बताऊं, डांस है हमारी, कितने सारी डांस चीजें हैं, पर हम बैले को अच्छे से जानते हैं, अमेरिकन डांसेस को जानते हैं, पर हमारी जो हिंदुस्तान की डांस कल्चर है, चाहे कथक हो, कुचिपुड़ी हो, और बहुत सारे हैं, उनको देखा जाए, अगर उनको हम प्रमोट करें, ICSR कर रहा है, पर वो ICSR सिर्फ उन कंट्रीज के साथ कर रहा है जिनके साथ तालमेल है, थोड़ा बहुत भेज दिया, थोड़ा बहुत हो गया। उसको हमें बढ़ावा देना एज अ टूरिज्म, एज अ कल्चर, एज अ सिस्टम विच विल गिव पीस टू पीपल, विच विल गिव प्रॉस्पेरिटी टू पीपल, मेरे विचार में बहुत जरूरी है, ताकि उससे सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। और एक लोकल, अगर हम राजस्थान को देखें, राजस्थान में कितना कल्चर है, चाहे वेशभूषा में हो, पहनने की चीजों के अंदर हो, मिट्टी के बर्तनों में हो, मिट्टी की चीजें पहनने के लिए हो, या कपड़ों के अंदर, डिजाइन के अंदर हो, जो दुनिया में से कोई आज तक हमारी इंस्टीट्यूट कम से कम 200-400 डिग्निटरीज आए हैं वर्ल्ड से, वो सारे लोग दिल्ली के बाद राजस्थान जाना चाहते हैं।
वहां से चीजें खरीदना चाहते हैं, वेशभूषा खरीदना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। तो मेरे विचार में हिंदुस्तान को और सारे राजस्वों को एक कोशिश करनी चाहिए किस तरीके से वो अपने कल्चर को लोगों तक लेके जाएं, और टूरिज्म के माध्यम से बड़े सारे देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड है, वो सिर्फ टूरिज्म पे चलता है, बैंकिंग और टूरिज्म। दूसरा आपका है सिंगापुर, वो टूरिज्म पे चल रहा है। मलेशिया टूरिज्म पे चल रहा है। बड़े सारे, ये तो छोटे छोटे देश हैं, उनके पास तो कुछ ज्यादा है भी नहीं दिखाने के लिए। हिंदुस्तान के पास तो खान है दिखाने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें हैं आर्किटेक्चर में, आर्कियोलॉजी में, जो अभी भी खड़ी हैं पत्थरों के ऊपर, जो ऊपर से बन के पत्थर नीचे बने। अजंता अलोरा केव जैसे मंदिर हैं, और चीजें हैं जो दिखाई जा सकती हैं और जो शोकेस की जा सकती हैं, जो विश्व में बड़ी यूनिक हैं। बिल्कुल। अनीश गुप्ता जी, अगर हम आगे की राह की और जो चैलेंजेस की बात की है, हम सस्टेनेबल सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, बाकी और किस तरह के चैलेंजेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आप आगे देख रहे हैं? आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से जब इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी की बात करते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने हैं? ये बात सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ चैलेंजेस हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया अपने कंजम्पशन में, उस हिसाब से हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए जिससे कि उन सारी की सारी चीज़ों को रिसाइकिल किया जाए। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अधिकतर कंजम्पशन में प्लास्टिक कंजम्पशन को बहुत कंज्यूम किया, लेकिन जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक बहुत अच्छा गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम था और साथ ही साथ उसको रिसाइकिल करने का प्रोसेस था, उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। ये एक बहुत बड़ी कमी रही और शायद उसके कारण ये रहा कि हम लोग पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे, उससे पहले ये सारी चीज़ें हम लोग के कंजम्पशन में आ गई। लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि इस देश ने हमेशा पर्यावरण को पूजा है, आप देखेंगे कि पेड़ से लेकर धरती, आसमान, सभी को हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कालांतर में हम लोगों के अंदर बहुत सारी कुरीतियां आई हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग हमेशा मिट्टी की मूर्तियां बनाकर नदी में विसर्जित करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो मिट्टी का स्थान केमिकल लेने लगा और केमिकल के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी लगाकर नदियों के अंदर हम बहाने लगे, जिससे नदियां दूषित होने लगी। लेकिन मुझे आशा है और मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी जगह पर इस प्रैक्टिस में थोड़ा सुधार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेस्ट बंगाल का ही एक केस देख रहा था कि अब की बार माँ दुर्गा की मूर्ति कुछ जगह पर जो विसर्जित की गई वो केवल मिट्टी की बनी हुई थी और मिट्टी को बहुत ज़्यादा पकाया भी नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि जितना हम अवेयरनेस फैलाएंगे इस बारे में, अपनी कल्चर के बारे में, और लोगों को बताएंगे कि पर्यावरण को पूजने वाले देश में अगर ये चीज़ें होंगी तो हम बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो लोगों में सुधार आएगा। मुझे ऐसी आशा है। बिल्कुल। वैसे के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अमन अग्रवाल आपका, डॉक्टर अनीश गुप्ता, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा आपका में फ़िलहाल इतना ही। जाहिर है कि त्योहारों का अपना बड़ा और गहरा अर्थशास्त्र है और आगे इससे जुड़ा अर्थशास्त्र और ज़्यादा बड़ा और गहरा होता रहेगा। बस इसे लेकर जो सामने हमारी चुनौतियां होंगी उन पर हमें जाहिर तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अवसर बड़े हैं और अवसरों को भुनाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार भी है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए वोकल फॉर लोकल पर जोर है, मेक इन इंडिया पर जोर है और सस्टेनेबल सेलिब्रेशन बना रहे, इसके लिए भी जो कोशिशें हैं उन पर काम जारी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी को लेकर जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उन पर भी काम किए जाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फ़िलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.